नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2D एरे। 1D एरे हमने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी हमने पूरे डिस्कस कर लिए थे। और 3 क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना था, दैट वाज सॉर्टिंग, रिवर्स और प्राइम नंबर। वो 3 आप खुद से करो, क्योंकि वो 3 क्वेश्चन 1D एरे के लिए और 2D एरे के लिए दोनों के लिए कॉमन है, तो वो आपको दोनों में आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद 2D एरे। 2D एरे और 1D एरे में बहुत ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें रो के साथ कॉलम भी आ जाता है। ओके, 1D एरे में हम सिर्फ रो की बात करते हैं। जैसे आपने अगर कोई एलिमेंट्स इनपुट करवाया तो एक पर्टिकुलर रो में इनपुट होता था एलिमेंट्स, ऐसा होता था आपका 1D एरे। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होता था, ये आपका सेकेंड एलिमेंट होता था, ये आपका थर्ड होता था, फोर्थ एंड सो ऑन। आपके एलिमेंट्स होते थे जो कि एक पर्टिकुलर रो में सब्स्टिट्यूट होते थे या इंसर्ट होते थे, ठीक है। Whereas 2D एरे में क्या होता है, रो के साथ कॉलम भी आ जाता है। जैसे अगर आपका लेट्स से आपने नंबर ऑफ रोज 4 लिया, ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रोज 4 लिया आपने, ठीक है। अब आप फिफ्थ एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेक्स्ट कॉलम में सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो 2D एरे में क्या होता है, आपके साथ रो के साथ कॉलम भी आ जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाट इज नोन एज 2-डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, रिप्रेजेंट सेम जैसे 1D एरे को हम रिप्रेजेंट करते थे, सेम वही तरीका है। सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, कि आपका डेटा टाइप क्या है। एरे में आप जो एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रहे हो, वो एलिमेंट्स का क्या डेटा टाइप है, वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ठीक है। उनका डेटा टाइप क्या है, सबसे पहले आप वो लिखोगे, ठीक है। इन हम जो एग्जांपल ले रहे हो उसमें हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, तो मैंने इंटीजर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द नेम ऑफ एरे, ठीक है। आप एरे का नाम क्या लेना चाहते हो, ए बी सी डी, ओके, दैट नेम ऑफ एरे। नेक्स्ट कम्स द डायमेंशन ऑफ एरे। रिमेंबर वन थिंग, जब हम 1D एरे की बात कर रहे थे तब हम ऐसे लिखते थे, दैट ए और एक पैरेंथेसिस, हम सिर्फ ए के पैरेंथेसिस यूज करते थे, ठीक है। जब हम 2D एरे की बात करेंगे तब हम 2 पैरेंथेसिस यूज करेंगे, ठीक है। 2D एरे में हम 2 पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। 1D एरे में, एक मिनट पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर करते हैं। देखो, फर्स्ट पैरेंथेसिस जो होता है वो रो को डिनोट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, जो भी नंबर आप ये फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो वो एक्चुअली आपका नंबर ऑफ रोज बताता है। जो भी नंबर आप सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर इंसर्ट करते हो वो आपका नंबर ऑफ कॉलम बताता है, ठीक है। अब जो मैं बोलने आ रही थी वो ये था कि 1D एरे में क्या होता था, आप सिर्फ एक पैरेंथेसिस यूज करते थे, ठीक है। और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप कोई ना कोई डिजिट्स या कोई ना कोई नंबर इंसर्ट करते थे जो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता था, ठीक है। इसमें आपको सेकंड पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और ये जो फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर था वो आपका एक्चुअली एक रो में कितने एलिमेंट्स है वो बताता था, क्योंकि 1D एरे में एक सिंगल रो होता था, ठीक है। तो 1D एरे में क्या होता था, आप यहाँ पे जो 10 लिखते थे, लेट्स से मैंने 10 लिखा, ये आपका नंबर ऑफ रोज नहीं बताता था, ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता था, क्योंकि रो तो एक ही होगा, एक ही रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वेयरएज 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे में 30 नंबर्स, यहाँ पे जो नंबर आता है, लेट्स से ये 10 है, ये 20 है, ये नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बताते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को नहीं बताता, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 1D एरे एंड 2D एरे। 1D एरे में क्योंकि रो एक ही होगा, कॉलम 0 होंगे, इसलिए आप यहाँ फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर जितने भी नंबर इंपुट करवाते थे वो एक्चुअली आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाता था, क्योंकि एक ही रो होगा। अब आप पे है कि आप वो रो कितना लंबा बनाना चाहते हो, और रो का साइज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। दैट्स व्हाई ये जो नंबर्स होते थे ये एक्चुअली आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करता था। Whereas when we talk about 2D array, 2D array में ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं कि एक ही रो होगा। 2D array में कितने भी नंबर ऑफ रोज हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है। That's why these numbers, first parenthesis का number denotes number of rows and second parenthesis number denotes number of column. Okay, so this is the basic difference between 2D array and 1D array. ठीक है, सिंटेक्स सेम है, पहले डेटा टाइप आएगा, फिर एरे का नेम आएगा, फिर दोनों पैरेंथेसिस आएंगे। या वन मोर थिंग,
अगर मैं 3D एरे की बात करूं तो यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3D एरे की बात करूं तो एक और पैरेंथेसिस आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 1D एरे एक लाइन होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पॉइंट है, ठीक है। 1D एरे एक लाइन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट पॉइंट्स है उस लाइन के, ठीक है। 2D एरे को आप समझ लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उस रेक्टेंगल के अंदर पॉइंट्स जो होता है दैट डिनोट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। 3D एरे को आप ऐसे अज्यूम कर लो कि वो एक क्यूब है या एक क्यूबॉइड है, ठीक है। ये आप 3D एरे को कंसिडर कर लो, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे को आप बेसिकली समझ सकते हो, ठीक है। 3D एरे हो गए यानी कि 3 पैरेंथेसिस होंगे, 2D एरे है तो 2 पैरेंथेसिस है, और 1D एरे था तो 1 पैरेंथेसिस था, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2D एरे का डेप्थ में, ठीक है। 2D एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नथिंग बट रो इनटू कॉलम, ठीक है। जैसे हम जब मैट्रिक्स की बात करते थे, मैट्रिक्स को हम डिनोट करते थे MIJ, इफ यू रिमेम्बर। ये बेसिक मैट्रिक्स का डिनोट करने का एक तरीका था, नोटेशन था ये, M सबस्क्रिप्ट में IJ, ठीक है। ये मैट्रिक्स हम बोलते थे दैट M is a matrix which has I number of rows and J number of columns। और अगर कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलते थे? I cross J is the number of elements। Similarly, you can compare a 2D array to a matrix। आप एक 2D array को ना एक matrix की तरह assume कर सकते हो। Actually 2D arrays matrix ही होते हैं वो, ठीक है। 2D array में number of elements कैसे निकालोगे? Number of rows that is I into number of columns that is J। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैंने 3 लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने 3 लिया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आएगा? 3 into 3 दैट इज 9, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि एक आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछे कि ये मैट्रिक्स कितना मेमोरी खा रहा है, आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई तो मेमोरी तो लेगा ही वो, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चनर पूछे कि ये कितना मेमोरी खा रहा है तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप डेटा टाइप देखो, एरे का डेटा टाइप क्या है। जैसे अगर एरे इंटीजर है तो यू नो कि एक इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट, ठीक है। एक इंटीजर का साइज होता है 2 बाइट। ये हमने जब डेटा टाइप्स हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने क्लियरली ये बहुत डिटेल में पढ़ा भी था। एक कैरेक्टर का साइज होता है 1 बिट, डबल का साइज होता है 8 बाइट्स और फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो एरे का डेटा टाइप क्या है। इस केस में एरे का डेटा टाइप इंटीजर है, यानी कि एक इंटीजर का साइज होगा 2 बाइट, ठीक है। अब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो। हर एलिमेंट क्या है? एक एक इंटीजर है, यानी कि एक एलिमेंट का साइज क्या है? 2 बाइट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? I into J दैट इज 3 into 3 दैट इज 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 9। तो टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी कितना होगा? 9 into 2, ठीक है। 9 is the total number of elements and 2 is the memory allocated by one element, क्योंकि एलिमेंट क्या है? इंटीजर है, ठीक है। टोटल मेमोरी कितनी हो जाएगी? 8 बाइट्स, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे इंटीजर के जगह लेट्स से कैरेक्टर होता CHAR, डोंट गो आफ्टर द राइटिंग, क्योंकि मैं जो लिख रही हूँ वो मैं बोल भी रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा प्रॉपर्ली, सो डोंट गो आफ्टर द राइटिंग, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो अगर आपके पास यहाँ पे इंटीजर के जगह लेट्स से अगर कैरेक्टर लिखा होता तो आपका टोटल मेमोरी कितना होता? 9 into 1, ठीक है। तो आपका टोटल मेमोरी होता 9 बाइट्स। 9 बाइट्स क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बिट, और टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना आपके पास? 9 है। तो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड कितना होगा? 9 बाइट्स, ठीक है। वन मोर थिंग, 2D एलिमेंट्स अरेंज कैसे होते हैं, ठीक है। एक होगा रो वाइज और एक होगा कॉलम वाइज अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स।
पहले बात करते हैं, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो A0, रो 0 कॉलम 0, ठीक है। इसको मैं इसमें क्लियर करती हूँ, हाँ इसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे, पहले एक बार बता देती हूँ दैट दिस स्टैंड्स फॉर रोज, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, ठीक है। रो ये होता है रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉलम से होता है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्स कैसे सब्स्टिट्यूट होंगे। तो ये जो फर्स्ट कॉलम जो होता है, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम होता है दिस कॉलम, ये कॉलम का नेम क्या होता है, ए पैरेंथेसिस में 0, फिर पैरेंथेसिस में 0, ठीक है। ये आपका होता है फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट पैरेंथेसिस डिनोट्स नंबर ऑफ रो, कौन सा नंबर का रो है, 0 रो। हाँ एक और चीज जो मैंने गलत बता दी रैडिस, ये इंडेक्स नंबर है ना, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा। एक ये जो गड़बड़ बता दी, देखो ये होता है नंबर ऑफ रोज और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ये स्टार्ट होता है 0 से। सो दिस इज रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, row 5 and so on. Similarly, this horizontal, these things, these vertical things, ये वाली, these denotes columns, ठीक है। तो columns ये होगा 0 कॉलम, ये होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड कॉलम, ये होगा थर्ड कॉलम, ठीक है। एलिमेंट का नाम कैसे होगा ये देखो, फर्स्ट क्योंकि रो 0 है कॉलम 0 है तो A00 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी रो 0 है, ठीक है, बट कॉलम क्या है, कॉलम 1 हो गया। सो दिस विल बी द नेम। अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले साइड की, ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा, ए पहला पैरेंथेसिस में रो का नंबर, रो क्या है 3, सेकंड आएगा कॉलम का नेम, कॉलम कौन सा है 1, दिस विल बी द नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिनोट क्या करेगा, अगर मैं A00 की बात करूं तो वो ये एक यूनिक एलिमेंट को डिनोट करेगा, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का जो बेस इंडेक्स नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। ये क्या है, ये इंडेक्स नंबर है, ठीक है। और इंडेक्स नंबर सारे एलिमेंट्स का यूनिक होता है, यानी कि अगर मैं A00 की बात कर रही हूँ तो वो इस ही एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, वो किसी और एलिमेंट को डिनोट नहीं कर रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नेम द एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी बात करूं this will be A parenthesis में 1, ठीक है, A parenthesis में 1 क्योंकि रो कौन सा है, फर्स्ट है, कॉलम कौन सा, कॉलम यहाँ 0 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा A parenthesis में 0, रो 0 है, सेकंड आता है कॉलम, कॉलम क्या है 2, ठीक है। तो ऐसे आप हर एक एलिमेंट का आप यूनिक नेम असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो 2D एरे में ये ऐसे वर्क करता है। तो वही सेम चीज मैंने यहाँ दिखा रखी है, the C stands for column and this R stands for row, column 0, column 1, 2, row 0, row 1, row 2, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये उनका यूनिक बेस इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट थिंग, a two-dimensional array, that is 2D array, can be represented as matrix with rows and columns। जैसे हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि 2D array एक एक्चुअली एक मैट्रिक्स की तरह हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यूजुअली जनरली ये मान के चलते हैं कि 2D array जो है वो एक एक्चुअली एक मैट्रिक्स है with I number of rows and J number of columns, ठीक है। To access all the array elements in 2D array, you have to use two loops. ठीक है, the first one is for
द फर्स्ट आउटर फॉर लूप एंड द सेकेंड वन इज फॉर इनर लूप। ठीक है, ये लूपिंग कैसे यूज करनी है हम आगे देखेंगे। यूजुअली अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करना है 2D एरे में तो आपको 2 लूप चलाने पड़ेंगे। अब वो 2 लूप क्यों चलाना है वो अब हम देखेंगे। देखो जब हम 1D एरे की बात करते थे तो हम एक ही फॉर लूप चलाते थे, ठीक है, उससे हमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम डाल देते थे। पर यहाँ पे आपके साथ रो के साथ एक कॉलम भी आ रहा है, तो पहला जो आपका लूप चलेगा ना वो रो के एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा, फिर जो सेकंड लूप चलेगा वो आपको कॉलम के एलिमेंट्स को इंसर्ट करेगा। तो वो कैसे होगा वो हम जब अभी आगे जब लूपिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वही थर्ड पॉइंट मैंने दे रखा है कि जो आउटर फॉर लूप होता है वो रोज को डिनोट करता है और जो इनर फॉर लूप होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा हम जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेस इंडेक्स नंबर अभी हमने बात करी थी, ऐसा हम एलिमेंट्स को डिनोट करता है। और क्योंकि एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर यूनिक होता है, ये A00 जो इंडेक्स नंबर है ये इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है, ये इस एरे के अंदर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी के पास भी ये वाला इंडेक्स नंबर नहीं है। ठीक है, इंडेक्स नंबर हमेशा यूनिक होता है और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हमारा यहाँ पे रो भी क्या हो रहा था 0 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे ये रो जो था ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था, ये जो कॉलम जो था ये भी हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था, ये भी देखो 0 है। ठीक है, 0। ठीक है, ये सारा 0 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इंडेक्स नंबर एरे में हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, नंबर ऑफ रोज टेल्स अस द नंबर ऑफ 1D एरे। वन मोर थिंग, 2D एरे में आप ये सारे रोज दैट इज ये जैसे एक रो है, ये रो नंबर सॉरी ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। ठीक है, ये सारे रोज को आप एक इंडिविजुअल 1D एरे कंसिडर कर सकते हो कि जैसे ये जो रो है रो 0 ये एक 1D एरे है। ठीक है, ये रो 0 मेरा एक 1D एरे है, ये रो 1 जो है ये मेरा दूसरा 1D एरे है। ठीक है, आप ऐसे भी वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हो बट दिस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि आपको इतने सारे 1D एरे को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, फिर उन सबको इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा और खुदा ना करे आपको ये बोले कि सारे एलिमेंट्स आप खुद इंसर्ट करवाओ तो आपको उतने बार स्कैनफ चलाना पड़ेगा। ठीक, जितने नंबर ऑफ रोज हो, लेट्स से आपके पास 10 रोज है तो आपको 10 बार स्कैनफ चलाना पड़ेगा। ठीक है, और 10 तो छोटा नंबर है, अगर आपका 50 या 60 रोज हो तो आप उतने बार थोड़ी ये प्रोग्राम लिखते रहोगे कि स्कैनफ पे कैसे चलेगा, लूप फॉर लूप से चलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू यूज 2D एरे इनिशियलाइजेशंस। ठीक है, फॉर योर नॉलेज आप ये समझ सकते हो कि 2D एरे का हर एक रो एक 1D एरे को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो ये बेसिक्स थे 2D एरे के। नाउ 2D एरे को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, एक होता है रो मेजर ऑर्डर और एक होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। ठीक है, रो मेजर ऑर्डर मतलब आप पहले रोज को फिल करोगे फिर आप कॉलम की तरफ जाओगे। ठीक है, कॉलम मेजर ऑर्डर मतलब पहले आप कॉलम्स को फिल करोगे फिर आप रोज की तरफ जाओगे। जैसे रो मेजर ऑर्डर मतलब आपको पहले रो को इंपॉर्टेंस देनी है। रो को इंपॉर्टेंस कैसे देनी है, देखो ये आपका रो 0 है, ये आपका कॉलम 0 है। ठीक है, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, ठीक है, रो 3 कॉलम 3। ठीक है, ऐसा आपका मतलब रोज और कॉलम्स गिवन है। ठीक है, अब रो मेजर ऑर्डर की बात करते हैं। रो मेजर ऑर्डर मतलब पहले आप एक रो को पूरा फिल करोगे, आप रो को पहले इंपॉर्टेंस दोगे। ठीक है, मतलब अगर आपने इस एरे में रो मेजर ऑर्डर से अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो अगर आप इसमें एलिमेंट्स अगर इंसर्ट करोगे तो सबसे पहले अगर आपने 0 रो से स्टार्ट किया, वैसे 0 से ही स्टार्ट होगा, अगर आप जो भी एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे तो पहले सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट होगा उसके बाद ही वो आगे जाएगा। तो क्योंकि रो मेजर है यानी कि वो रो को इंपॉर्टेंस देगा, यानी कि सबसे पहले वो इस 0 रो को फिल करेगा।
जब तक ये 0 रो फिल नहीं हो जाती तब तक वो सेकेंड रो पे नहीं आएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट रो को फिल करेगा, फिर वो सेकेंड रो को फिल करेगा, ठीक है, फिर वो थर्ड रो को फिल करेगा, ऐसे वो रो को इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। अगर कॉलम मेजर ऑर्डर है तो यानी कि वो सबसे पहले कॉलम को इंपॉर्टेंस देगा, यानी कि एलिमेंट्स कैसे फिल होंगे, पहले 0 कॉलम की बात करें तो पहले वो पूरा 0 कॉलम को भरेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉलम आएगा तो पहले वो पूरा फर्स्ट कॉलम को भरेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा कि पहले वो इसको भरेगा फिर इसको भरेगा फिर इसको, ऐसे कुछ नहीं चलने वाला। या तो रो मेजर होगा या कॉलम मेजर होगा। अगर रो मेजर है तो सबसे पहले जो भी रो सेलेक्ट हुआ उस पूरे रो को फिल करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने नंबर ऑफ कॉलम्स रखे, ठीक है। अगर वो कॉलम मेजर है तो वो सबसे पहले अगर कोई कॉलम सेलेक्ट हो, जैसे 2 कॉलम सेलेक्ट हो तो पहले 2 को पूरा फिल करेगा, ठीक है। स्टार्ट हमेशा 0 से होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने थर्ड कॉलम भरा नहीं उससे पहले आप फोर्थ कॉलम भरने लग गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले थर्ड भरेगा फिर फोर्थ फिर फिफ्थ फिर सिक्स्थ, ठीक है। सीरीज में जाएगा, सीक्वेंस है, ओके। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल इसलिए बोला क्योंकि 2 डायमेंशन से बना है, ठीक है। 2D एरे 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे इन सीक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। इन दिस मेथड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली रो बाय रो, ठीक है। याद रखना इसमें इसने क्लियरली बोला है कि रो बाय रो सारे एलिमेंट्स अरेंज होंगे, सो दैट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो प्लेसेस फर्स्ट सेट ऑफ मेमोरी लोकेशन रिजर्व फॉर द एरे। अब ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये एक्चुअली आपके एलिमेंट्स को इनपुट नहीं करवा रहा, ये जो आप मेमोरी में जब आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रहे हो तो ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं करवा रहे हो, आप ये एलिमेंट्स को मेमोरी में एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है ये। तो अगर आपने रो में चलिए तो पहले सारे रोज को एलोकेट करेगा मेमोरी में, अगर आप कॉलम ले तो पहले सारे कॉलम्स को एलोकेट करेगा, ठीक है। तो अभी हम रो मेजर के बारे में पढ़ रहे थे। तो सीक्वेंशियली रो बाय रो सो दैट elements of first row places first set of memory location reserved for the array. Elements of second row places the second, that is the next set of memory location, and so on. For example, जैसे हमने बात करी थी रो मेजर की, हमने बात की तो पहले वो रो को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। पहले वो रो को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एग्जाम्पल है इंटीजर एरे 2 और 4। इसमें इसने बोल दिया कि आपको सेकेंड रो में आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करवाना है। अब रो में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, तो आप आ गया सेकेंड रो में। सेकेंड रो इज दिस रो, ये वाला रो है आपका सेकेंड। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, यहां तक 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो पहले इसको फिल करेगा, ठीक है। तो ये था रो मेजर का। हाँ, वन मोर थिंग, रो मेजर में आपने रो तो फिक्स कर दिया, ठीक है। रो तो वो अपने आप देख लेगा, अगर 0 खाली होगा तो वो 0 में फिल करेगा, अगर 1 खाली हो तो 1 में फिल करेगा, कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग एलोकेट करेगा। आपको नंबर ऑफ कॉलम्स देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कॉलम्स काफी सारे हो। जैसे ये वाले केस में देखो, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितना सारा है, 4 5 6 7 8 9, मेरे पास 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। बट मैं चाहती हूं कि मेरे पास वैल्यू सिर्फ 4th कॉलम तक ही इंसर्ट हो, दैट इज मेरी वैल्यू सिर्फ यहां तक ही इंसर्ट हो, इसके आगे कॉलम्स में मेरी वैल्यू इंसर्ट ना हो, ठीक है। इसके आगे अगर मेरा कोई एलिमेंट अगर मेमोरी में जाना चाहते तो वो नेक्स्ट रो में चले जाए, पर आगे कॉलम में ना जाए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रो मेजर में मेरे को कॉलम बताना पड़ेगा। रो तो कंप्यूटर अपने आप देख लेगा, कॉलम का नंबर में क्या रखना चाहती हूँ, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम में क्या रखना चाहती हूँ, वो मेरे को बताना पड़ेगा इन रो मेजर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कॉलम मेजर की बात करूं, कॉलम मेजर इसके एकदम उल्टा है, ठीक है। कॉलम मेजर में वो क्या करेगा, सबसे पहले कॉलम्स को फिल करेगा, उसमें अब मेरे को रो का नंबर बताना पड़ेगा,
ठीक है, नंबर ऑफ रोज में कितना चाहती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है लोकेशन। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक एरे है ए जिसका आई आर द नंबर ऑफ रोज, जे इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो बाय द फॉर्मूला क्या है, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में एम इंटू आई प्लस जे। ठीक है, बेस एड्रेस तो हमें पता है 0 1 2 3, ये क्या होता है, ये बेस एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, बेस एड्रेस मेरे को पता है। ठीक है, W क्या है, W इज द साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एरे का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अगर आपने एरे को इंटीजर ले रखा है तो साइज हर एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर होगा, तो साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितना होगा, इंटीजर का साइज होगा, दैट इज 2 बाइट। ठीक है, तो W स्टैंड्स फॉर साइज ऑफ ईच एलिमेंट, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, M उसको डिनोट करेगा। ठीक है, I स्टैंड्स फॉर रो इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, वो जो भी एलिमेंट है, जैसे ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, लेट्स से आपने एक एलिमेंट लिया A, टू 3। ठीक है, ये आपने एक एलिमेंट लिया, तो इस एलिमेंट का रो बेस इंडेक्स कौन सा है, ये है 2 है, कॉलम बेस इंडेक्स कौन सा है, 3 है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो 2 और 3, रो 2 कॉलम 3, ये वाला पार्ट, ये एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। आपको इस एलिमेंट का मेमोरी में लोकेशन निकालना है। ठीक है, तो इसका बेस इंडेक्स नंबर रो का और कॉलम का तो आपको पता ही है, ये 2 और 3 रो और कॉलम का इंडेक्स नंबर होता है। साइज आप निकाल सकते हो। ठीक है, बेस एड्रेस ऑलरेडी आपको पता है वो कौन से रो में लाई कर रहा है, कौन से कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, तो W M I J इन सब की वैल्यू जो आप इसमें इंसर्ट करोगे तो आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉलम मेजर है रिप्रेजेंटेशन में तो उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसमें जो फॉर्मूला होता है दैट इज N इंटू जे प्लस आई, जहां पे N क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होता है। यहाँ पे देखो रो मेजर जो था तब यहाँ पे M इंटू आई प्लस जे था, यहाँ M क्या था, नंबर ऑफ कॉलम था रो मेजर में, वेरस कॉलम मेजर में N इंटू जे प्लस आई है। ठीक है, एक तो ये आई और जे की पोजीशंस बदल गई, पहली बात। नेक्स्ट है M की जगह N आ गया, M रोज कॉलम्स को डिनोट करता था, N रोज को डिनोट करे, बस इतना डिफरेंस है। आई और जे की पोजीशन चेंज कर दो, M की जगह N ला दो, N की जगह M ला दो। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक क्वेश्चन भी है दैट आपके पास कोई एक एलिमेंट है 1,2। ठीक है, कोई एरे का एलिमेंट है A 1,2, इसका आपको लोकेशन निकालना है। तो इस लोकेशन में जो बेस एड्रेस होगा दैट इज 2000, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका बेस एड्रेस क्या है। ठीक है, आपको बस WIJMN की वैल्यू रखनी है। ठीक है, अब क्योंकि ये कॉलम मेजर है, ठीक है, ये कॉलम मेजर है तो यहाँ पे W की वैल्यू आ गई। ठीक है, व्हाट वाज W? W was size of each element। ठीक है, W is size of each element। अब क्योंकि ये इंटीजर है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो एरे है ये इंटीजर है या क्या है। ठीक है, इंटीजर का साइज क्या होता है, 2। ठीक है, N इंटू जे प्लस 1, फॉर्मूला क्या था, N इंटू जे प्लस 1 प्लस आई। ठीक है, N की वैल्यू क्या है, व्हाट N स्टैंड्स फॉर, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप सिर्फ इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, या एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है, इसको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से मत कंफ्यूज होना, ये एलिमेंट का इंडेक्स नंबर है, ये एरे का इंडेक्स नंबर नहीं है। एरे का इंडेक्स नंबर ये होगा जो इंट a के साथ जो गिवन होगा ना, इंट a, ठीक है, उसके साथ जो पैरेंथेसिस में जो गिवन होगा वो है आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना A 1,2,
ये इन एलिमेंट्स की वैल्यू है, ठीक है, ये इन एलिमेंट्स की वैल्यू, दिस इज नॉट द एरे वैल्यू, ठीक है, एरे के नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को डिनोट नहीं कर रहा है, ये उस एलिमेंट का बेस इंडेक्स, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली जे क्या है, जे इज द कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स क्या है 2, ठीक है, ये है कॉलम इंडेक्स, ठीक है। आई क्या है, रो इंडेक्स, ये रो इंडेक्स है, ठीक है, ये 1, ये रो इंडेक्स है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको लोकेशन पता चल जाएगी, ठीक है। इसमें जो बेसिक मिस्टेक होती है वो यही होती है कि स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 1,2 गिवन है ये एक्चुअली एरे को डिनोट कर रहा है, ये एरे का नाम नहीं है, ये एलिमेंट का बेस इंडेक्स है, ठीक है। तो ये 1 और 2 को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मत समझना, ये इंडेक्स नंबर है उस रो का, ये इंडेक्स नंबर है उस कॉलम का। अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है दैट मींस ये एरे को डिनोट कर रहा है। अगर आपको सिर्फ ये गिवन है और इसका लोकेशन कैलकुलेट करने को बोला तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये एलिमेंट है, ये एरे नहीं है, ठीक है। वन मोर थिंग, आप जब भी इनिशियलाइजेशन करवाते हो 2D एरे का तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रो मेजर ऑर्डर टेक्निक ही यूज करता है, ठीक है। रो मेजर ऑर्डर यानी कि अगर आपने कोई एरे लिख दिया, ठीक है, आपने उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवा दी, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सबसे पहले सारे रोज को फिल करेगा, पहले फर्स्ट रो को फिल करेगा, उसके बाद वो सेकेंड रो पे जाएगा, उसके बाद वो थर्ड रो पे जाएगा, ठीक है। आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रो मेजर ऑर्डर फॉलो करता है, आपका कंप्यूटर कभी भी कॉलम मेजर ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, जैसे वो सबसे पहले ये कॉलम भरेगा फिर ये कॉलम भरेगा, ठीक है, ये वाली टेक्निक वो फॉलो नहीं करेगा अनलेस आप उसको स्पेसिफाई करो कि आप कॉलम मेजर ऑर्डर फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। आपका कंप्यूटर हमेशा रो मेजर ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। अब 2D एरे का इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जैसे 1D एरे में था 2 टाइप की इनिशियलाइजेशन, सिमिलरली 2D एरे में भी 2 टाइप के इनिशियलाइजेशन होता है, एक होता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और एक होता है रियल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन वो होता है जिसमें आप एलिमेंट्स को खुद मैन्युअली इंसर्ट करते हो, ठीक है। आप खुद एलिमेंट्स आपने डिसाइड कर रखे होते हैं कि ये वाले इंडेक्स नंबर पे ये एलिमेंट है, ये यहाँ पे ये एलिमेंट है, एलिमेंट्स क्या होंगे आपने पहले से डिसाइड कर रखा है और आप मैन्युअली आप प्रोग्राम में उन एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रहे हो, तो उस टाइप की इनिशियलाइजेशन को हम बोलते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन यूजुअली तब यूज करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये देखो इंटीजर के साथ ए पैरेंथेसिस में 3 4 दे रखा है, यानी कि दिस इज द नेम ऑफ एन एरे, ये एरे का नाम है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो इस एरे में बात करो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 3 या नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 4 है, ये एक बहुत छोटा एरे है, ठीक है। तो इसमें हम कंपाइल टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइल टाइम में क्या होता है मैन्युअली एक एक एलिमेंट को इंसर्ट करवाते हैं एरे के अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होता है इसलिए हमारे मैन्युअली इंसर्ट करवाना इजी पड़ जाता है। पर अगर लेट्स से यहाँ पे 3 के जगह 30 हो और 4 के जगह 40 हो, तब हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें मैन्युअली ये सारे एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सोचो आप 30 into 40 1200 एलिमेंट्स को आप मैन्युअली इंसर्ट करवा रहे हो, दैट्स वेरी टायर्डसम टास्क, ठीक है। और इतना लंबा प्रोग्रामिंग लिखना वो भी बहुत वो हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन क्या होता है, स्कैनफ के थ्रू, स्कैनफ की हेल्प से हम एलिमेंट्स को एरे में इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट एक लूप चलाना है, फिर आप जो भी नंबर को आप कीबोर्ड में टाइप करते रहोगे वो नंबर आपका ऑटोमेटिकली एलिमेंट में इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो जब भी ज्यादा बहुत बड़ा साइज का एरे होता है तो हम यूजुअली रन टाइम इनिशियलाइजेशन ही यूज करते हैं। रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूजेस स्कैनफ व्हिच मेक्स आवर वर्क अ लॉट मोर इजी,
ठीक है। अब कंपाइल टू इनिशियलाइजेशन करने के दो तरीके होते हैं, मतलब इसको लिखने के दो तरीके। एक होता है आप कर्ल ब्रैकेट यूज करो, सबसे पहले तो आप डेटा टाइप लिखो, दैट इज इंट डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम लिखा ए, नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होंगे ये स्पेसिफाई करो। ठीक है, आप नंबर ऑफ रोज ना भी लिखो पर आपको नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या रो मेजर ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, और रो मेजर ऑर्डर में कंपल्शन ही यही है कि आपको कॉलम तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा कि आप कितने कॉलम्स बनाना चाहते हो। ठीक है, तो भले ही आप ये 3 के जगह 0 ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा। आपका कंप्यूटर 4 तक भरेगा, 4 कॉलम तक भरेगा, उसको ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट रो में आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आप जितने भी उसको एलिमेंट्स दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो अपना रो डिसाइड कर लेगा। ठीक है, बट आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते, आप 4 को 0 नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका कंप्यूटर बेसिक्स में हमेशा रो मेजर ऑर्डर फॉलो करता है और उसमें कॉलम का होना, नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफिक आपको देना पड़ेगा, उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका तरीका क्या लिखने का, सबसे पहले तो डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे वो आप स्पेसिफाई करो। ठीक है, उसके बाद आप कर्ल ब्रैकेट्स यूज करो। ठीक है, एक रो, क्योंकि 3 रो है, 3 रो में 4 कॉलम है, यानी कि एक सेट ऑफ रो में 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एक और कर्ल ब्रैकेट यूज करो, दिस इज द कर्ल ब्रैकेट। ठीक है, और नंबर्स को यहाँ स्पेसिफाई कर दो, जो भी एलिमेंट्स है उनको यहाँ स्पेसिफाई कर दो। एक कर्ल ब्रैकेट एक रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो ये रो 0 होगा। ठीक है, सेकेंड कर्ल ब्रैकेट, ठीक है, ये नेक्स्ट रो को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट रो क्या होगा 1। ठीक है, थर्ड कर्ल ब्रैकेट ये थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 2। और जब आप सारे रिप्रेजेंटेशन कर दो तब आप अपना मेन ब्रैकेट को भी क्लोज कर दो। ये पहला तरीका। ठीक है, यहां आप रो वाइज एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे हो बाय यूजिंग ब्रैकेट्स, प्लस आप इंडिविजुअली भी आप एलिमेंट्स को सेपरेट कर रहे हो बाय यूजिंग कॉमा। ठीक है, मेन तो इस टाइप के मेथड में ये रहता है कि आप रो कितने हैं वो आप स्पेसिफाई क्लियरली कर रहे हो और एलिमेंट्स को रो वाइज आप सेपरेट भी करो बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है, सेकेंड मेथड होता है जहां पे आप ये कर्ल ब्रैकेट्स यूज ही नहीं करते, मतलब आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्टली एलिमेंट्स डाल दो, एक ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और आप डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिख दो, कंप्यूटर अपने आप देख लेगा कि कितने एलिमेंट्स कितने रो में आने। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हो। अगर आप ना भी करो 3 को 0 रख दो तो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग देख लेगा, क्योंकि उसको आपने यहाँ पे लिमिट दे दी है कि लिमिट कितने होनी चाहिए, 4 कॉलम होनी चाहिए। तो 4 कॉलम के बाद जो 5वां नंबर आएगा ना वो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट रो में ले लेगा, तो कंप्यूटर की हेडेक है, वो अपना खुद कर लेगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी से मेथड होता है कि आप सारे एलिमेंट्स को सेकेंड मेथड से जब आप इंसर्ट करवाते हो तो ये और ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, रो से सेपरेट कंप्यूटर खुद कर लेगा। ठीक है, while initializing the 2D array size of row is optional। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइज ऑफ रो इज ऑप्शनल। आप रो का साइज दो या ना दो, जैसे मैंने बोला था आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, तो साइज ऑफ रो आप दो ना दो कंप्लीटली अप टू यू, ऑप्शनल है। बट there's a big but here, but size of column should be and must be specified। ठीक है, साइज ऑफ कॉलम बताना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल एकदम करेक्ट है क्योंकि इसमें आपने रो भले ही नहीं दिया पर आपने कॉलम दे रखा है, पर ये वाला एग्जांपल एकदम गलत है क्योंकि आपने यहाँ कॉलम स्पेसिफाई नहीं किया। रो करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम देना जरूरी है, पर यहाँ पे आपने कॉलम कुछ दिया नहीं है तो इसलिए आपका ये एग्जाम्पल गलत है, ये आपको एरर बता देगा और आपके पास जब आप कंपेयर करोगे नीचे आ जाएगा इनिशियलाइजेशन एरर। नेक्स्ट होता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में आप स्कैनफ यूज करते हो। ओके,
तो रन टाइम यूज होता है जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा कोई एरे हो, ठीक है, और हम मैन्युअली एक एक को इंसर्ट नहीं कर सकते, या फिर आपको ये जनरल प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसको आप किसी भी एरे में यूज कर पाओ, ठीक है, तो उसके लिए रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूज होता है। जैसे लेट्स से मेरे को एक 2D एरे में कोई कैलकुलेशन करनी है, लेट्स से मेरे को एडिशन करना है, सबट्रैक्शन करना है कोई 2D एरे का, ठीक है, और सेम चीज मेरे दोस्त को भी करना है, एडिशन और सबट्रैक्शन, ठीक है, तो दो बार अलग अलग प्रोग्राम लिखने से अच्छा है कि हमें एक जनरल प्रोग्राम लिख ले, ठीक है, और स्कैनफ के थ्रू मैं अपने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दूं, वो अपने एलिमेंट्स इंसर्ट कर दे, या फिर अगर मैं कंपाइल टाइम यूज करना चाहती हूँ तो मेरे एलिमेंट्स अलग है और मेरे दोस्त के एलिमेंट्स अलग है, ठीक है, तो मेरे को पहले अपने लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, मेरे दोस्त को फिर अपने लिए एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, बल्कि कंसेप्ट सेम, हम दोनों को एडिशन करना है एरे का, बट मेरे को एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसको एक अलग प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम दोनों एक जनरल एक प्रोग्राम बना दे, फिर अपने नीड के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाते रहे, ठीक है, उस टाइप की सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूजुअली स्कैनफ यूज करता है एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं वो वाले पॉइंट की जहां पे हम आउटर लूप और इनर लूप की बात कर रहे थे, तो वो कंसेप्ट अब यहाँ यूज होगा। देखो, आपको इनिशियलाइज करवाना है 2D एरे, ठीक है, हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन यूज कर रहे हैं 2D एरे के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो वॉइड मेन से आप स्टार्ट करोगे, वॉइड मेन आपने स्टार्ट किया, फिर आप एरे को इनिशियलाइज करवाओगे। एरे को इनिशियलाइज करने का हमने सिंटेक्स पढ़ा था, फर्स्ट आता है डेटा टाइप, दैट इज इंटीजर, हमने इंटीजर लिया, ठीक है, फिर आता है एरे का नाम, मैंने एरे का नाम ए लिया, फिर आता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आप 0 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इस केस में मैं नंबर ऑफ रोज 3 मान के चलूं, ठीक है, इसको आप 0 ले भी लो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका लूपिंग तब भी चलेगा, भले आप यहाँ पे लेस देन 3 यूज करो, ये सब यूज कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 0 ले सकते हो, ठीक है। फर्स्ट जो ब्रैकेट होता है दिस इज आई, इट डिनोट्स आई। सेकेंड जो पैरेंथेसिस होता है या सेकेंड ब्रैकेट जो होता है दैट इज जे, ठीक है। 2D एरे क्योंकि एक मैट्रिक्स को सिंबलाइज करता है और मैट्रिक्स का सिंबल होता है MIJ, ठीक है, where I is the number of rows and J is the number of columns, ठीक है, तो वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। int A, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट डिनोट्स I और सेकेंड वाला ब्रैकेट डिनोट्स J, ठीक है। अब चलाया, हाँ वन मोर थिंग, यस, क्योंकि आप लूपिंग में I और J का यूज करो तो आप इसको डिक्लेयर करवाना चाहते हो, इनिशियलाइज करवाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू, आप जो करना चाहते हो आप करो, ना भी करवाओ तो ऐसे यूजुअली एरर अराइज नहीं होता, बट कभी कभी टर्बो सी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो आई और जे में एरर बता देता है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपने चलाया फॉर लूप, ठीक है, सबसे पहले हम रोज के लिए फॉर लूप चलाएंगे, फिर नेक्स्ट फॉर लूप हम चलाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है। तो अब आपको एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप सबसे पहले आपने चलाया रो का, ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 0, रो की मैक्सिमम वैल्यू आपने कितनी दे रखी है 3, तो i शुड बी लेस देन 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और रो कहां से स्टार्ट होता है, रो का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 ये होगा रो का इंडेक्स नंबर, 2 शुड बी द लास्ट रो इंडेक्स नंबर, नॉट 3, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इक्वल टू 3 मत करना, अगर इक्वल टू 3 करोगे तो एक और रो इंसर्ट हो जाएगा और ये आपका फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे फिर आपका 4 आना चाहिए 3 के बजाय, क्योंकि अब आपका नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि यहाँ पे 0 को भी एज अ रो काउंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन यूज किया ना कि इक्वल टू, ठीक है, तो i शुड बी लेस देन 3, फिर i का इंक्रीमेंट, ये आपका फर्स्ट लूप है जो आपने चलाया रो के लिए, फिर आप चलाओगे नेक्स्ट लूप, ठीक है, ये लूप के अंदर आप लूप चला रहे हो, ठीक है, लूप इन लूप चला रहे हो, दिस इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ लूप। हमने जब लूपिंग पढ़ा था तो हमने बात करी थी नेस्टिंग ऑफ लूप की,
और नेस्टिंग ऑफ लूप हमने क्या बोला था, जब भी आप कोई एक लूप के अंदर एक दूसरा लूप चलाते हो तो उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है। हमने पहले एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, उसके अंदर हमने एक और फॉर लूप चलाया है कॉलम के लिए, ठीक है। अब हम कॉलम के लिए लूप चला रहे हैं। कॉलम के लिए हमने जे से डिनोट किया है, जे इक्वल टू 0, इनिशियलाइज कहां से होगा, 0 से। जे शुड बी लेस देन 3, सेम कंसेप्ट, कॉलम का भी बेस इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 3 कॉलम है यानी कि 0 1 2, ठीक है। ये जो 3 आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये एक्चुअली इंडेक्स नंबर को दिखा रहा है, सॉरी ये एक्चुअली नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है, ये इंडेक्स नंबर को नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है, यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ रोज 3 होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 होने चाहिए। अब वो लोग बात है, आपका रो का बेस इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और 3 कब होंगे, जब j शुड बी लेस देन 3, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर j का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये लूप भी ओपन हुआ। अब आप क्या करोगे, आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाओगे। पहली बात, एलिमेंट को इंसर्ट करवाना अलग बात होती है, और एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना अलग बात होती है, ठीक है। एलिमेंट को इंसर्ट करवाने के लिए आपने स्कैनफ यूज किया। ये वाला जो कमांड है printf एंटर द एलिमेंट, इट इज बेटर कि आप ये वाला जो कमांड है इसको आप ये फॉर लूप्स के बाहर लिखो, दैट इज आप यहां लिखो, ठीक है। वरना क्या होगा, जितने बार भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतने बार ये कमांड लिखा आता रहेगा आपके स्क्रीन में, बार बार रिपीटेशन होगा इस कमांड का। सो इट्स बेटर कि आप ये printf वाला कमांड आप फॉर लूप से पहले लिखो, ठीक है। ना भी लिखना चाहो इट्स टोटली योर चॉइस, क्योंकि ये ऑप्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स स्कैनफ, आपने स्कैनफ यूज किया। स्कैनफ %d, क्योंकि आप एरे को, एरे की बात करो, एरे में आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करवा रहे हो, और एरे क्या है, इंटीजर है। एरे क्या है, इंटीजर है, दैट्स वाई यहाँ पे आप %d लिखोगे। एंड ऑपरेटर a ऑफ i कॉमा j। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये i क्या है, ये जो i आप यहाँ पे यूज करते हैं ये क्या, नंबर ऑफ रोज, j क्या, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब ये स्टेप तक आपने एलिमेंट्स तो इंसर्ट करवा दिए, पर अब आप चाहते हो कि वो जो भी एलिमेंट्स आपने इंसर्ट करवाए हैं वो आपको स्क्रीन में भी दिखे एज इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो आपको एक और बार लूप चलाना पड़ेगा। आपने सेम लूप एक और बार चलाया उन सिर्फ उन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। इस बार आपने एक और लूप चलाया फॉर i इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी के अंदर आपने j का कॉलम का लूप चलाया और आपने printf लगाया। इस बार आप printf लूप के अंदर लोगे, क्योंकि आपको हर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आपने printf अंदर लिया, आपने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया, ठीक है। अगर आप ये वाला फॉर लूप नहीं चला रहे हो तो आपको कभी आपका एरे इन अ मैट्रिक्स फॉर्म कभी डिस्प्ले होगा ही नहीं। लेट्स से मैंने स्कैनफ से वैल्यू इंसर्ट करवा दी 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ये मैंने कोई एक वैल्यूज मैंने इंसर्ट करवा दी, पर अब ये वैल्यूज मेरे को तब तक स्क्रीन में नहीं दिखेगी जब तक मैं ये printf वाला ये वाला लूप नहीं चला देती, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यूज मेरे को स्क्रीन में दिखे तो मेरे को ये फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग, printf ln, ठीक है, इसको ln बोलते हैं। /n क्या करता है, ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। ये एक्चुअली कब यूज करते हैं, ये रोज को कॉलम से सेपरेट आउट करने के लिए, दैट इज आप चाहते हो कि जब मेरा एक रो फिल हो जाए उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट हो वो अगले रो में जाए और अगला रो मेरा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। सो फॉर दैट हम ये ln यूज करता है। ये ln यहां पे आएगा, ठीक है। j का लूपिंग खत्म होने के बाद ये printf ln आएगा, ठीक है। फिर ये वाला फॉर लूप एंड होगा,
ठीक है, अब ये फॉर लूप वर्क कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो जब आपने i की वैल्यू 0 रखी, ठीक है, तो i इज लेस देन 3, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है, अब ये जाएगा नेक्स्ट फॉर लूप में, अभी i की वैल्यू 0 है, ठीक है, हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे, ठीक है, अभी i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 में इसने j की वैल्यू 0 रखी, कंडीशन चेक करी, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो आपके पास वैल्यू इंसर्ट हुई a i j के, जहां पे i की वैल्यू भी 0 है, j की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, आपने स्कैनफ यूज करके लेट से इसका वैल्यू आपने 1 इंसर्ट किया, तो यहाँ पे i0 j0 आपका ये वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 1, ठीक है, नेक्स्ट, अब क्योंकि अब क्या होगा, j में इंक्रीमेंट, तो अब j की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, i की वैल्यू अभी भी 0 है, अब j की वैल्यू 1 होगी, तो अब आपके पास जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 0,1, 0,1 इंडेक्स नंबर कौन सा होता है, ये रो 0 कॉलम 1 ये वाला इंडेक्स नंबर है, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर ही आपका A0,1, यही आपको वो इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे आप स्कैनफ से वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हो, लेट्स से 2, तो आपका वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गया 2, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका j का वैल्यू 3 नहीं होता, जैसे आपका j का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है, जैसे आपकी j की वैल्यू 3 आ गई, कंडीशन डिससैटिस्फाई हो जाएगी, यानी कि अब आप लूप के बाहर आ जाओगे, ठीक है, लूप के बाहर आती है आप इस वाले लूप में आ जाओगे, और अब क्या है, i का इंक्रीमेंट, अब i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब i की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर से अंदर वाला लूप चलेगा, j की वैल्यू 0, तो 1 0, ठीक है, फिर आएगा 1 1, ठीक है, फिर आएगा 1 2, फिर जैसे 1 3 हो जाएगा, अगेन ऊपर जाएगा, फिर आ जाएगा 2 1 2 2, ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कि 2D एरे में इनिशियलाइजेशन हो कैसे रहा है। यहाँ पे आपने क्या किया, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिए, 3 लिए हैं, ठीक है, ये ऐसा बन रहा है आपका एरे, ठीक है, तो 0 1 2 these are your number of columns, 0 1 2 these are your number of rows, ठीक है, i की वैल्यू 0 थी, तब j की वैल्यू 0, तो 0 0, ठीक है, j की वैल्यू 1 हुई, 0 1, j की वैल्यू 2 हुई, 0 2, ये मैं इंडेक्स नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, एलिमेंट का नेम नहीं लिख रही, मैं इंडेक्स नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, जैसे j की वैल्यू 3 हुई, ये लूप डिस्कार्ड हो गई क्योंकि कंडीशन फेल्ड, फिर से अब प्रीवियस लूप में आ जाइए, प्रीवियस लूप में आया तो i का इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू पहले 0 थी, अब 1 हो गई, यानी कि अब ये वाले रो में एलिमेंट्स इंसर्ट होंगे, ठीक है, अब i की वैल्यू 1 रखते हुए j की वैल्यू 0, फिर 1 1, फिर 1 2, अगेन सेम प्रॉब्लम, कंडीशन डिससैटिस्फाई हो जाएगी, जैसे j की वैल्यू 3 जाएगी इंक्रीमेंट से, ठीक है, अगेन i में इंक्रीमेंट हो जाएगा, i में इंक्रीमेंट हुआ 2 0, फिर 2 1 और 2 2, अब क्या होगा, देखो j की वैल्यू 2 हो गई, इंक्रीमेंट हुआ, अब j की वैल्यू 3, कंडीशन डिस्कार्ड हो गई, तो ये लूप फेल हो जाएगा, ये अगेन फिर से i के लूप में जाएगा, i की वैल्यू अब क्या थी, 2 थी, अब इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, बट 3 होते ही कंडीशन जैसी ही चेक होगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि क्लियरली लिखा है आई शुड बी लेस देन 3, तो अगेन ये कंडीशन भी डिस्कार्ड होगी, यानी कि अब आपका ये लूप पूरा ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब फॉर लूप आई का ही डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, अब वो इस लूप से बाहर आएगा, नेक्स्ट आपके पास लिखा है printf ln, जो कि लूप के अंदर आ रहा था, ठीक है, get ch bracket close, so this is how the initialization of 2D array is done, okay, तो कंपाइल्ड इनिशियलाइजेशन में तो कुछ भी नहीं था, आप बस ऐसे वैल्यूज लिख दो void main और नीचे ऐसे वैल्यूज लिख दो, printf लगा दो, आपके पास ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगे। इस केस में आप printf में a i j लिखने की जरूरत नहीं है, a 3 4 लिख दो, आपके पास डायरेक्टली ये मैट्रिक्स पूरी एज इट इज बन के आ जाएगी, ठीक है। लूपिंग आप सिर्फ रन टाइम इनिशियलाइजेशन में यूज करते हो, ठीक है। फर्स्ट लूप आप स्कैनफ के लिए यूज करते हो, सेकेंड लूप आप
प्रिंट एफ के लिए यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना, हमेशा आपको 2D एरे में 2 बार आपको लूपिंग चलानी पड़ेगी आई और जे की, ठीक है। 2D एरे में हमेशा नेस्टिंग ऑफ लूप चलेगा। जो आउटर लूप होता है, जो आई का लूप है वो रो के लिए होता है, जो इनर लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है, ठीक है। सो ये था बेसिक्स 2D एरे का। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेक्चर से हम 2D एरे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिक क्वेश्चंस है, जो भी जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रांसपोज निकालना, इनवर्स निकालना, और या फिर डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है, जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कोफैक्टर्स निकालना, ठीक है, ये सारे जितने भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे हम 2D एरे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स पढ़ रखा हो तो आप डेफिनेटली आप उसको ट्राई करो, क्योंकि वो मैट्रिक्स है एक्चुअली 2D एरे। अब हम उसको कंप्यूटर के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।